डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, मान लीजिए उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अब तक वो उस दर से बाहर आ चुके होंगे। ठीक है, और मेरा मानना भी है कि बहुत ज़्यादा रोने धोने से अब होने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, चीज़ें जो हो चुकी हैं, जो होना था वो हो चुका है। अब ज़रूरी ये है कि आप जल्दी से रिकवरी करें। ठीक है, और कोशिश करें कि किस तरह की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए कि अगले साल में किसी भी तरीके से, क्योंकि 2023 तो अब जा चुका है हाथ से। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करें अगली बार कि 2024 जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर आ रखे थे कि सर अगले साल के लिए किस तरह की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर हाल में प्रीलिम्स जो है वो मिस ना हो। ठीक है, मतलब एक साल की कंप्लीट स्ट्रेटजी, हॉलिस्टिक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर एक वीडियो की आप लोगों की डिमांड थी। तो कुछ दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मैंने वो समय निकाल लिया है, तो हम लोग इसको लेकर बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से बात कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं भाई चीज़ें क्या हैं। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यूपीएससी फिलहाल किस लेवल पर और कहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये पिछले 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस है। आप लोग देखें यहाँ पर लगभग 14 सवाल हिस्ट्री से पूछा गया है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है भाई चीज़ें, ठीक है, बट आप लोग एक रफ आइडिया लीजिएगा, इसी के बेस पर हम लोग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी है तो 12 क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी में 15 क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमी में 14-15 के आसपास अभी भी चल रहा है, साइंस टेक में 12 क्वेश्चन हैं, इन्वायरमेंट में 18 क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर 14-15 क्वेश्चन फिर से हैं, और पिछले साल भी यही ट्रेंड था। ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रेंड वही घूम रहा है। ठीक है, पिछले साल भी यही सब चीज़ें दिख रही थी, और 15 क्वेश्चन पॉलिटी में और आपका 14 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमी में साइंस टेक में वही 12 क्वेश्चन हैं, वही 20 के आसपास क्वेश्चन इन्वायरमेंट में है, और चीज़ें करंट अफेयर में सेम है। तो इसको लेकर क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट बड़े निकल कर आते हैं, सबसे पहले ये देखिए, एक आपका हिस्ट्री है। ठीक है, दूसरा आपका इकोनॉमी है। ठीक है, पॉलिटी है, मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, एक हिस्ट्री है, दूसरा आपका पॉलिटी है, तीसरा आपका इकोनॉमी है, चौथा आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, और इवन अगर आप लोग इन्वायरमेंट के साथ ही ज्योग्राफी को जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें से चीज़ें हैं, मैपिंग बस मेन इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, जिस पर ज़्यादा सवाल इस बार भी पूछा गया है। ठीक है, करंट अफेयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करंट अफेयर मिलाकर इस बार लगभग लगभग 7-8 क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीधे करंट अफेयर जो पिछली बार कम हो गया था, इस बार फिर से यूपीएससी ने डायरेक्ट करंट अफेयर पूछा है, और इनडायरेक्ट करंट अफेयर को मिलाकर जो पिछले 2-3 साल का करंट अफेयर है उसको मिलाकर अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग लगभग 14-15 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या सीख निकल के आती है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये रहता है, क्या सर 1 ईयर सफिशिएंट है तैयारी के लिए? अगर मान लीजिए आप तैयारी करने लगते हैं, मान लीजिए 1 जुलाई से आप लोग लगते हैं, तो क्या 26 मई तक, ठीक है, 26 मई 2024 तक आप प्रिपेयर हो सकते हैं या नहीं? सबसे पहला सवाल तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये। देखिए, ये इसका आंसर ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने तो अभी मन बनाया है, मतलब बिल्कुल ही बिगिनर है, अगर एकदम से है, तो उसके लिए तो मेरा मानना है कि ये समय थोड़ा कम है ना? क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी के लिए आपको 17-18 महीने चाहिए मिनिमम। बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसका लेवल एडवांस है और बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 महीने में चीज़ें कर सकता है। दूसरी बात, इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एकदम बिगिनर हो आप, तो अगले साल का रिस्क मत लीजिए, आप लोग 2025 को टारगेट करें। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा, जिन बच्चों का बेसिक तैयारी थोड़ा बहुत हो चुका है या एक आधा अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, जो थोड़ा बहुत तैयारी कर चुके हैं और जिन्होंने एक बार कम से कम अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो उनके लिए तो ये नफ है। बट बात ये है कि वो 1 जुलाई से 1 जुलाई से कंप्लीट सीरियस हों। ठीक है, मेरा मानना ये है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अक्टूबर नवंबर तक टाइम वेस्ट करते रहें। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक वेस्ट करें, और उसके बाद, या फिर कई लोग तो और भी महान हैं, फरवरी तक वेस्ट करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है 2-3 फरवरी को, उसके बाद जाकर वो लोग सीरियस होते हैं। तो फिर आपका भगवान ही मालिक है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। दूसरा, अब जो बच्चे जैसे मान लीजिए जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, उनको 1 साल पूरा है। ठीक है, बट कैसे उनको 1 साल में चीज़ें करनी है? एक सवाल और भी रहता है कि सर कितने घंटे अब यहाँ से पढ़ना चाहिए? देखिए भाई, मेरा मानना ये है, घंटे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, कितनी क्वालिटी से आप पढ़ रहे हैं, आउटकम आपका कितना आ रहा है। आप बैठे 16 घंटे हैं और 2 पेज भी आपसे अच्छे से याद नहीं हुआ है, या चीज़ें कॉन्सेप्ट आपने एक भी क्लियर नहीं किया है, तो उस 14-15 घंटे का, 16 घंटे का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर एवरेज 7-8 घंटे भी अगर आप बैठते हो क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखकर, तो बिल्कुल आसानी से, बहुत ईजिली आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है
कि जैसे मान लीजिए मैं अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा चीजें, फरवरी 2024 तक, फरवरी 2024 तक आपका क्या क्या हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपके जीएस 1, 2, 3 और 4, इसमें जो करंट अफेयर का सेगमेंट है उसको छोड़कर स्टैटिक के सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो। ठीक है, स्टैटिक के नोट्स आपके एकदम टू द पॉइंट और एकदम डिटेल में, जो भी आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, ये आपका कंप्लीट हो। ठीक है, मेंस का सेगमेंट यहां पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा आपका ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल यहां पर क्या क्या होना चाहिए, एक तो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ऑप्शनल का, जहां से भी आपने किया है, सेल्फ से किया हो या किसी से कोचिंग किया हो, वो कंप्लीट हो। दूसरा, कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू जो है वो नोट्स के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में, आप बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में उसको सॉल्व करके अपने पास रखें, पहली चीज। ठीक है, तो एक तो आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए। इसमें सिर्फ करंट अफेयर का सेगमेंट बचना चाहिए जो आप प्री के बाद ऐड करेंगे। ठीक है, जो प्री के बाद ऐड करेंगे, फरवरी तक का करंट अफेयर इसमें ऐड होना ही चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इन पेपर्स में जीएस 1, 2, 3, 4 में कुछ कुछ छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, कई बार होता है कि हम उसको पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। आईआर है, आईआर को खैर आप नहीं छोड़ सकते, इसको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, या फिर आप अगर देखेंगे सोशल जस्टिस है, ये छोटे छोटे सेगमेंट है। तो अगर मान लीजिए ये नहीं भी होते हैं, ठीक है, फरवरी तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्री के बाद भी किया जा सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो पहली चीज तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। बस बड़े बड़े सेगमेंट जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, एथिक्स है, ठीक है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक, ये सब बड़ी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर ये नहीं हो रहा है तो वही बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, फिर आपको अगले साल फिर से वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, अब फरवरी तक ये सब कंटेंट आपका हो जाना चाहिए। इवन मेरी अगर एक बात और आप माने तो एस्से को लेकर क्या क्या आपका काम हो जाना चाहिए। एक तो कम से कम 15 एस्से आप लोग लिख चुके हों तब तक। ठीक है, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन बच्चों को अच्छे से सीरियसली अटेम्प्ट देना है। 15 ऐसे मिनिमम, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ। अगर आप वीक में एक भी ऐसे लिखेंगे तब तक तो बहुत आसानी, 2 वीक में भी एक लिखेंगे तब तक भी वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे 15 लिख चुके हों, और थोड़ा जो कोटेशन वगैरह उसमें लिखनी होती है ना, कोट्स वगैरह ये सब, या पॉइम्स वगैरह आप कुछ लिखना चाहते हैं, स्टोरी लिखना चाहते हैं, ये आपका नोट्स के फॉर्म में ये फरवरी तक प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर मोटा मोटा चीजें आप लोग कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये मान के चलिए कि प्री के बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत मेंस को लेकर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक मेरी बात को बहुत सीरियस ले लीजिएगा, सी सेट को नजरअंदाज मत करिए। ठीक है, इस बार बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सी सेट ने फिर से मार दी है। बहुत अच्छा जीएस में स्कोर है, बट सी सेट में बाहर हो गए हैं। कोई 0.1 से बाहर है, कोई 1 नंबर से बाहर है, कोई 2 नंबर से बाहर है। ठीक है, तो ये दुख आपके जीवन में ना आए, और प्लीज़ प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, सी सेट को जनवरी फरवरी के लिए मत छोड़िए, इसको उठाइए अभी से। ठीक है, जुलाई से ही सी सेट पे काम करना शुरू करिए, चाहे डेली 1 आवर, मैं नहीं कहता ज़्यादा दीजिए, 1 आवर भी नहीं दे सकता, 30 मिनट दे दीजिए, लेकिन सी सेट को अभी से काम करना शुरू करिए। जो बच्चा इस बात को सुनेगा वो अगले साल हो सकता है इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा भी करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सी सेट को लेकर एक तो कोशिश करें बुक से कंप्लीट करें। ठीक है, कोई 2-3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, उस बुक से आप सी सेट को करें। ठीक है, रीजनिंग मैथ बहुत अच्छे से करें। इसकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले रीजनिंग को टारगेट करना है। ठीक है, रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, दूसरा, मैथ में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लगभग जिस हिसाब से पेपर पूछ रहा है, अगर 8 क्वेश्चन मैथ के सही कर गए तब भी बहुत है। ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा कोशिश करिए, रीजनिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाए, और आपका इसमें 15 नहीं तो कम से कम 12 + 8, ये दोनों को मिला के 20 सवाल तो आपके हर हाल में सही होने ही चाहिए, किसको मिलाकर, मैथ और रीजनिंग को। इतना तो पेपर आपको करना ही है, अगर एक साल तैयारी करेंगे तो इतना कर लेंगे। आज भी आपको यूपीएससी का 2023 का पेपर दूं ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आप आज भी कर लेंगे। तो इसका मतलब ये 10 क्वेश्चन ही और करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, 20 इधर से हो गया, 20 इधर से हो गया, और 27 कॉम्प्रिहेंशन पूछा है, मान लो 25 भी पूछता है अगली बार। ठीक है, तो 25 में से 20 आपके यहाँ पर सही हो गए। ठीक है, इतना तो करोगे ना, अगर मैथ रीजनिंग नहीं आता है इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन तो अच्छा करोगे ना। 5 यहाँ पर भी तो गलत देने का छोड़ दिया है, तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर 40, और मैं तो कहता हूँ 40 ना भी हो, 36-37 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, हर हाल में सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, हर हाल में।
ठीक है, तो ये वाली एक स्ट्रेटेजी अपनी तरफ से रख लीजिएगा, थोड़ा सा वर्क करिएगा रीजनिंग पे, मैथ पे थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपकी सीसर की स्ट्रेटेजी हो गई। अब हमें ये देखना है कि प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर क्या चीज़ें हैं। देखो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो समझ जाएगा अच्छी बात है, जो नहीं समझेगा उसका फिर उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। जैसे मान लीजिए आपने मनी बिल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ा, आपको पता है कि वो कॉन्सेप्ट चल रहा है लक्ष्मीकांत में, मान लो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फाइनेंस बिल के बारे में पढ़ रहे हो, इसको छोड़िए मत। हम लोग क्या करते हैं ना, मनी बिल को तो सीरियसली पढ़ लेते हैं, फाइनेंस बिल को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि शायद सवाल आया नहीं है, पूछा नहीं है, इस बार 2023 में इसको लेकर सवाल पूछ लिया। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उससे सिंपल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है कोई। ठीक है, एक पूछा गया है विधि की नियत प्रक्रिया जो है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्या है वो? प्रकृति जो न्याय देती है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या सिंपल आंसर है, विधि की नियत प्रक्रिया। ठीक है, विधि की जो नियत प्रक्रिया है, ठीक है, इसका मतलब कानून के अकॉर्डिंग चीजें नहीं, प्राकृतिक तरीके से कानून किस चीज को सही कह रहा है। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है, सिंपल अगर एक लाइन में मैं अगर आपको बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति जो कह रही है वो ठीक है, प्राकृतिक तरीके से कौन सी चीज ठीक है, और ये जो है जो कानून कह रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे गलत है, उसका कोई मतलब नहीं बैठता है। कानून में अगर लिखा है कि किसी को फांसी की देनी है तो इसका मतलब देनी है, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से गलती हो। अमेरिका में इस सिद्धांत का ज़्यादा पालन किया जाता है। ठीक है, प्रकृति के रूप पर चीज़ों का ज़्यादा माना जाता है। भारत में ट्रिब्यूनल जो हैं वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं, एनजीटी जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, तो एकदम कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग क्लियर करके चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पेपर को लेकर डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है पेपर में। अगर आप सोच के देखिए, मुझे लग रहा है इस बार 75 से 80 कट ऑफ यहाँ तक गया है, इससे कम भी हो सकता है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है सोच के देखिए, 45 क्वेश्चन भी सही है ना, तब भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है, और क्वेश्चन आ कितने रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 45 भी सही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यूपीएससी की तैयारी कर क्यों रहे हो? और अगर आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया, कॉन्सेप्ट अगर हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया, तो आप मान के चलो 45 के आप बहुत ईजिली 55 से 60 क्वेश्चन बहुत ईजिली, मतलब गिरी हुई हालत में भी कर देंगे, और इससे ज़्यादा 65 तक भी जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो हमें तो क्वालिफाई करना है, इसमें ज़्यादा स्कोर लेकर हमें करना क्या है, सीसेट में हमारा इतना होना चाहिए कि 90 नंबर का टारगेट लेकर चलें, 75 प्लस आ जाए, हो जाए काम अपना। ठीक है, जीएस में इतना लेकर चलो, 90 प्लस कम से कम इस पेपर में निकाल लो, तो अपना मेंस देने के काबिल हो जाओगे, और मेंस में अपना जितना एफर्ट दे सकते हो उस एफर्ट को दो। ऑप्शनल में कम से कम 300 नंबर स्कोर करो। ठीक है, एसए में कम से कम 150 के आसपास खेलो। ठीक है, एथिक्स में 120 प्लस नंबर इजीली लेने की कोशिश करो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत इजीली आप लोग क्रॉस कर पाओगे। बट मेरा मानना यह है, अपनी कमियों को सबसे पहले पहचानो। ठीक है, जब तक इंसान अपनी कमियों को नहीं समझता है ना, तब तक वो अपनी कमियों पे काम ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो पहचान करो, खुद को मानो कि आप फेल हुए हो। ठीक है, सबसे पहले तो पहचानो, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो कि मेरा तो 1 नंबर से रहा है, 2 नंबर से रहा है, बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, फेल हो गए मतलब फेल। दो ही चीज़ें होती हैं, या पास या फेल, बीच का कोई कहानी नहीं होती है कि मैं लाइन पे हूँ या मैं बॉर्डर पे हूँ या बॉर्डर के इस तरफ हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं एक्सक्यूज हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने आप अपनी कमी को पहचान लो, कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर आप लोगों के सवाल गलत हुए हैं। ठीक है, उनको पहचानो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, सबसे पहले तो उन्हीं को इम्प्रूव करो। दूसरा, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि फरवरी तक ये कंटेंट हो जाना चाहिए, उसको अच्छे से करना है। 4 बड़े सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इसको पैरेलली रखिए और सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा इन्वायरमेंट पर, और साथ में इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर। अगर इतना कर लिए ना, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको कोई भी नहीं रख सकता है, कोई भी नहीं रख सकता है। ठीक है, बस बात यह है कि इन पर अच्छी कमांड होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसको फोकस करना है। सीसेट की कहानी मैंने बता दी है, ऑप्शनल एसए को लेकर मैंने एकदम क्लियर चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। मुझे लगता है अगर आप कम से कम 10 महीने भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे ना, तो आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश करें। ठीक है, एक फिक्स टाइम अपना रखें कि 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे आप ऑप्शनल को देंगे, बाकी समय में आप, जैसे एसए है तो एसए के लिए तो क्या है, संडे का टाइम देना है आपको। ठीक है, संडे का टाइम एसए का देना है। और एक चीज़ और मुझे बोलनी है, जिन बच्चों का इंग्लिश पर कमांड बहुत बुरा है, ठीक है, इंग्लिश बहुत बुरी हालत में है, तो वो थोड़ा इंग्लिश क्वालिफाइंग को संडे को जरूर देखें। ठीक है, संडे को 2 ही चीज़ें होनी चाहिए आपकी, एसए प्लस इंग्लिश क्वालिफाइंग।
ठीक है। तो अगर इंग्लिश क्वालिफाइंग को अभी से करते रहेंगे तो आगे चलकर ये भी आपका दुख नहीं बनेगा, वरना लोग प्री में सीसेट की वजह से बाहर होते हैं तो पछताते हैं सारी जिंदगी, और मेंस में इंग्लिश क्वालिफाइंग में एक आध नंबर से बाहर हो जाते हैं तो पूरा दुख जो है सारी जीवन उनके अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन ना हो, इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करिए। फिर से मुझे लगता है सब बच्चों को पता भी है, फिर नहीं भी पता है तब भी हमारा काम है आपको बताना। अगर आप लोग चाहते हैं कि इवन आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है अगले साल तक प्रिपेयर हो जाए तो आप डिलाइट आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये मेंटरशिप प्रोग्राम नाम का है, ये बेसिकली ये फाउंडेशन प्रोग्राम है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं, कंप्लीट तैयारी जो है आपकी हमारे अंडर होती है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट जैसे उन बच्चों का जिन्होंने 2024 में एग्जाम देना है उनका पॉलिटी खत्म हो चुका है, हिस्ट्री काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुका है, अभी 1-2 क्लासेस हुई हैं। जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं उनको हिस्ट्री एकदम कंटेंट टू द पॉइंट नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा और पॉलिटी उनका बाद में हो ही जाएगा। बाकी चीज़ें अभी बाकी हैं तो आप लोग चाहो तो इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। वीकली क्लास होती है, आपको टारगेट मिलता है, 2 घंटे की क्लास होती है, आंसर राइटिंग भी इसमें होती है। आप लोग देख चुके होंगे स्टेटस वगैरह पर हम शेयर करते रहते हैं बच्चों के आंसर्स वगैरह। ठीक है, तो जिसको तो पता है, जिन्होंने पिछली बार गलती कर दी है तो वो इस बार भी अगर गलती करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना अगर आप लोग चाहते हो कि अगले साल प्रीलिम्स में कम से कम 120 प्लस इजीली आप लोग स्कोर कर पाओ तो आप डिलाइट आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट तैयारी आप हमारे अंडर कर सकते हो। ठीक है, बट आपका अपना डिसीजन है, अगर आपको लगता है कर सकते हैं तैयारी, अपने स्तर पर कर सकते हैं तो पहली चीज़ ये है खुद से कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिक्योर करना है अपने आप को हर हाल में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी चीज़ों को लेकर, जो भी वीडियोस आती हैं या फिर जो नोटिफिकेशन आता है, जैसे आरएस का कल नोटिफिकेशन आया है तो इसको लेकर तुरंत जो है टेलीग्राम पर शेयर किया गया है। तो अगर अपडेट्स आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।